सच्चाई नजर नहीं आई सर आपकी बात में। कोई तो, हर किसी को कोई चीजें समझ में आती होगी, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम उस चीज को समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सही नहीं? अब लिखो तुम बेटा, अब लिखो आलू। हम सब्जियों के अंदर सबसे पहले जो क्रॉप पढ़ रहे हैं उसको हम आलू कहते हैं, आलू को कहते हैं पोटैटो। अब भारत में सबसे ज्यादा होता है आलू, और दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी ये स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब है वहां की जनसंख्या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर रहती है उसको कहते हैं स्टेपल फूड। तो यूरोप के अंदर ये स्टेपल फूड है, मतलब लोग खूब खाते हैं आलू, और जो जो देश आलू नहीं खाते हैं वहां हालतें बहुत खराब है। तो भारत के लोगों को भी आलू ज्यादा खाने चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ कुपोषण की संख्या बहुत ज्यादा है, कुपोषण के शिकार बहुत है, लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, तो उस नेशनल फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए आलू का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आलू एक सस्ता ऊर्जा का स्रोत है, आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सस्ता कार्बोहाइड्रेट, तो इसलिए। अब आप इसके बारे में बेसिक डेटा मेरे साथ लिखेंगे तुरंत। बोटनिकल नाम लिखो तुरंत, सोलेनम ट्यूबरोसम, लिखो सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या से पहले लिखो कुल इसका, तो सोलेनम का कुल होता है सोलेनेसी, सोलेनेसी, और प्यारे बच्चे शाबाश, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या बराबर टेट्राप्लॉइड बराबर 48। तो इसकी दुनिया भर में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है आलू की, यानी जो सोलेनस जीनस है इसकी 2000 प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती है, उनमें से ज्यादातर द्विगुणित होती है, लेकिन ये सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये चतुर्गुणित। इसके बाद इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थल हम लिख रहे हैं, जो कि होता है पेरू, पेरू जिसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिका, पेरू या दक्षिणी अमेरिका, ऐसा आप लोग जो है तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए, ठीक है, पेरू साउथ अमेरिका। उसके बाद इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है फल प्रकार। तो आलू का जो फल प्रकार होता है वो होता है बेरी, बेरी होता है। आलू में जो है फूल आते हैं, और फूल आने के बाद में एक छोटा सा टमाटर के जैसा फल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेरी। अभी थोड़ी देर बाद में हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसका जो उपयोगी भाग या खाने योग्य भाग है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबर। इसका जो वास्तव में व्यापारिक भाग है, व्यवसायिक भाग है, वो है ट्यूबर, जो कि तने का रूपांतरित। तो आलू जो होता है वो रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित तना यानी मॉडिफाइड स्टेम होता है, शाबाश, रूपांतरित तना या मॉडिफाइड स्टेम। ओके, अब आप लोग कुछ नहीं करोगे, अब आप टॉपिक डाल दोगे सामान्य जानकारी। स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे शाबाश, तुम लोग अभी अगर नौकरी लग जाते हो तो आज के 2 साल बाद, जो सुपरवाइजर की नौकरी लगने के 2 साल बाद जो तनख्वाह होगी वो होगी 50,000 से 60,000 के बीच, सुपरवाइजर की तनख्वाह। अभी तुम माना कि सुनो, अगर तुम आज नौकरी लगते हो तो 2 साल तक तो मिलते हैं 14,600, कितने मिलते हैं? 14,600, और 2 साल के बाद आपको मिलेंगे लगभग 35,000, कितने मिलेंगे? लगभग 35,000, क्योंकि 1 जनवरी 2027 को, वैसे तो 26 को लगेगा, लेकिन राजस्थान वाले हमेशा लेट ही लगाते, तो वो 1 जनवरी 27 को लगता है। उस तारीख से 8वां वेतन आयोग लगेगा, उसके अनुसार आपकी सैलरी लगभग कितनी हो जाएगी? 50,000 प्लस, और फिर हर साल 5 से 7,000 रुपए, 10,000 रुपए बढ़ती जाएगी, 5 से 7,000 रुपए हर साल बढ़ती है, मतलब महीने के बढ़ती है, महीने के 5,000 बढ़ गए तो सालाना 60,000 बढ़ गया, ऐसे तो महीने की 5,000 बढ़ती जाएगी, बढ़ती है। महंगाई पता बढ़ता है, और इंक्रीमेंट भी लगता है, हर साल लगता है, सबके लगता है, तुम्हारे ही नहीं लगेगा, जिसका जितना मूल वेतन होता है उसके अनुसार। सही नहीं? काफी एक बात। फिर सुपरवाइजर के लिए सबसे बड़ी सौगात कांग्रेस सरकार देके गई, वो इसके प्रमोशन का रास्ता साफ करके गई। तो सुपरवाइजर अब अगर लगता है तो राजस्थान में 2500 पद जो है वो है सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। किसके है? सुपरवाइजर तो लेवल 5 पे आता है, ये आता है लेवल 10 पे, डबल आता है लेवल 11, ये आता है लेवल 14। तो 5-7 साल की तुम्हारी जब नौकरी हो जाएगी तो तुम बन जाओगे सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। कुछ नहीं पढ़ोगे तो 12वीं के आधार पे बस नौकरी लगना है, तो उसमें रैंक के अनुसार प्रमोशन होता है। तो सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाओगे अगर सुपरवाइजर से, तो तनख्वाह जहां पे मैं 50,000 कह रहा हूं उसकी जगह लगभग ये हो जाएगी 75 to 80, 75 प्लस। और क्या जान लो, वो भी फिर 7,500 रुपए सालाना बढ़ती हर महीने के हिसाब से। और बताओ, सरकारी नौकरी में हमेशा उम्र के साथ तनख्वाह बढ़ती है, किसी भी नौकरी में। अपने गांव में आज की तारीख में जो 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए हैं उनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। 1,30 मेरे एक अंकल जी हैं, वो अगले साल रिटायर्ड होंगे, उनकी सैलरी है 1,30, 3rd ग्रेड टीचर। क्या है वो? तो अपने को पता नहीं चलता है, अपने को अभी यूं लगता है कि कम है, लेकिन समय के साथ। अब मेरे अंकल जी हैं, वो उनका एक बेटा है, कुछ ज्यादा कुछ आता जाता नहीं उसको, किसी काम का भी नहीं है ज्यादा। अब अंकल जी टीचर है तो समाज में भी इज्जत बना ली, अच्छा खासा है, ठीक आदमी, लड़के में लकड़ नहीं, अंकल जी में ठीक। अब 1,30 के हिसाब से जो साल की सैलरी होती है वो 15 लाख से भी ऊपर होती है, 16 लाख के आसपास। तो 15 से 16 लाख उनके सालाना आते हैं, तो खर्च कर करा के 10 लाख बचा सकते हो। सालाना 5 लाख खर्चा काफी होता है, महीने के 50,000 रुपए गांव में कहीं खर्च हो रहा है।
तो 10 लाख बचाते 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 उन्होंने 80 लाख रुपए तो बचा लिया अभी तक, इधर उधर ब्याज पे दे रखे, और अगले साल वो रिटायर्ड होंगे तो लगभग उनको 1 करोड़ मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ठीक है, और जो ब्याज दे रखा है उसका ब्याज तो इसका तो ब्याज यही रहा है, और 1 करोड़ हो जाएंगे। इसके अलावा भी पुराने जो 2004 से पहले नौकरी लगे उनको पेंशन भी मिलती, तो पेंशन आएगी सैलरी की आधी, तो 1/30 है, तो 1/30 की आधी मत गिनो तुम, उसमें और शर्तें लागू होती है, तो लगभग 60,000 रुपए उनके महीने की पेंशन और आएगी, जिएंगे तब तक। अब मैं उस भाई से आगे कैसे निकलूं? हैं? मैंने मेहनत की स्टार्टिंग से लेकर अब तक, अब भी कर रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, हर क्लास में फेल है वो, पढ़ते पढ़ते मेरे से बड़ा है वो, पढ़ते गुड़ते पास। अब उसके तो बेटे बेटे मजे हो गए ना, अब उसकी बराबरी कैसे कर? इसलिए गांव में कहावत है कि बेटो कमावे जिसको बेटो ने कमा। जैसे जमीन में भी होता है, कभी कभी मौके की जमीन फंस जाती है ना, बेटा जिंदगी में किसी काम नहीं आ रहा, लेकिन मौके पे कोई रोड निकल रही है, मौके पे जमीन आ गई तो करोड़पति है चलते। तो जो बेटा कमाता है वैसे बेटा नहीं कमाता। अब लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में आपको लिखना है सबसे पहले इसकी पूर्वज प्रजाति। बेटा इस आलू की पूर्वज प्रजाति का नाम लिखो सोलेनम स्टेनोटोनम। बेटा लिखो सोलेनम स्टेनोटोनम, सोलेनम स्टेनोटोनम, स्टेनोटोनम, ये प्रजाति इसकी पूर्वज। आलू की उत्पत्ति इस प्रजाति से हुई है, तो आलू की पूर्वज प्रजाति है सोलेनम स्टेनोटोनम, सोलेनम स्टेनोटोनम। ऐसे अब लिखो आगे। अब दूसरा लिखो पॉइंट इसमें, ये स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, सस्ता स्रोत, ये हमने पहले पढ़ रखा है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग 22.5%, 22.5%, और स्टार्च होता है एक्चुअली, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा होता है? स्टार्च। तो 22.5% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर धीरे धीरे आगे लिखो पॉइंट, आलू में स्वपरागण होता है, लिखो स्वपरागण, ठीक है, और उसके नीचे आप लोग लिखना स्वपरागण, लिख लिया। अब लिखो आगे, यहां तक डन हो गया। अब आप लोगों को लिखना है, लिखो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ऐसे लिखो इंटरनेशनल, सबने लिख लिया था, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, पोटैटो सेंटर, ये अंतरराष्ट्रीय आलू का केंद्र है। इसको हम लोग बोलते हैं लीमा के अंदर है, लीमा पेरू, लीमा पेरू में है ये। अरे पेरू दक्षिण अमेरिका, लीमा राजधानी है वहां की। दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक है लीमा। तो लीमा जो है दक्षिण में है, दक्षिण अमेरिका के अंदर पेरू देश है, उस पेरू की राजधानी है लीमा, तो वहां पे है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। अगला संस्थान लिखो आप लोग सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिखो इसके आगे लिखो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसके आगे लिखो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी में है, कुफरी सोलन, कुफरी सोलन, हिमाचल प्रदेश। अब यहां पे इसमें आपको 1-2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, मैंने पहले बताए थे शायद, कि इसकी जो स्थापना हुई थी ना, स्थापना है बताया था, तो स्थापना 1949 में पटना के अंदर हुई थी, पटना, पटना बिहार, और बाद में इसको यहां ले गए 1956 में। कब ले गए? तो 1956 के अंदर इसको फिर कुफरी में ले गए। लेकिन कोई भी स्थापना पूछे तो आपको तो सीधा कुफरी उफरी करना है, ये पटना वाला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ो, तो आलू की कोई भी किस्म होती है वो यहीं से निकलती है, ये जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से, ठीक है। इसके अगला पॉइंट लिखो, तो ये जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब लिखो नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष जो है स्टूडेंट्स, ये 2008 को कहते हैं। तो आपको 8 से आलू याद रखना, ऐसे 8, ऐसे आलू, 8 आलू, 8 आलू, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष कौन से साल को कहते हैं? 2008 आलू। आगे बढ़ो। अब आपको धीरे धीरे एक पॉइंट लिखना अगला, पूरे देश में खाली केरल में आलू नहीं होते, बाकी सब राज्यों में होते। तो लाइन लिखो, केरल को छोड़कर सभी राज्यों में आलू की खेती होती है, केरल को छोड़कर सभी राज्यों में आलू की खेती होती है, केरल को छोड़कर सभी राज्यों में आलू की खेती होती है, ठीक है। केरल को छोड़कर सभी राज्यों में आलू की खेती होती है। अब एक बेसिक पॉइंट से शुरू करें, फिर और काम की चीजें। अब पहले लिखो जलवायु, अब पॉइंट डालो जलवायु वाला, हमने उस समय पढ़ी थी, तुम वो महत्वपूर्ण वाला चैप्टर याद कर लेना, तापमान वाला। अब आप सबसे पहले तो लिखो जलवायु। बेटा जलवायु में क्या कोई लोड लेने की जरूरत है क्या? जलवायु इसको ठंडी चाहिए। ये बात सब्जियों में आप हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी फल वाली सब्जियां उनको गर्म जलवायु चाहिए। जैसे आलू जड़ वाली सब्जी है, तो जड़ वाली नहीं, फल वाली, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, कुकुरबिटें, ऐसी कुल की सब्जियां जिनमें पौधे के ऊपर फल लगता है, उन सभी को गर्म जलवायु चाहिए। बाकी सभी बची हुई सब्जियों को कैसी चाहिए? ठंडी जलवायु चाहिए। तो आलू भी जमीन के अंदर बैठने वाली फल वाली थोड़ी ना है, तो इसको भी चाहिए ठंडी। अब हमने उस समय पढ़ा वो चीज याद करो कि आलू में कंद निर्माण के लिए कैसा माहौल चाहिए, बताओ देखें हैं?
लिखो तुरंत मेरे साथ ही लिखो। आलू में जो कंद बनेंगे, कंद बनने को बोलते हैं ट्यूबेराइजेशन। ट्यूबेराइजेशन। तो आलू में कंद निर्माण के लिए जो तापमान, जो माहौल चाहिए, वो चाहिए छोटा दिवस यानी छोटा दिन, या लघु दिवस, लघु दिवस यानी छोटा दिन, लघु दिवस प्लस कम तापमान, लघु दिवस प्लस कम तापमान। और वो तापमान भी हमने पढ़ा है पहले, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड लघु दिवस और कम तापमान। फिर इसके तुरंत बाद में लिखना कि कंद निर्माण बंद कब हो जाएगा। कंद निर्माण बंद हो जाएगा अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गया। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान जाएगा तो आलू में कंद निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, शाबाश। अब चलो आगे बढ़ो। इसके अलावा मैंने आपको कहा था फूल आने वाली स्थिति, पुष्पन। तो आलू में ये पहले पढ़ा रखा इसलिए लिख रहे हैं तुरंत अपन। आलू में फूल आने के लिए मैंने आपको कहा था दिन भी बड़ा चाहिए और तापमान कम चाहिए। दीर्घ दिवस, दीर्घ दिवस यानी दिन बड़ा प्लस कम तापमान, दीर्घ दिवस प्लस कम तापमान, ऐसा अपने को याद रखना पड़ेगा। दीर्घ दिवस और कम तापमान, ये हमने महत्वपूर्ण तापमान वाले चैप्टर में पढ़ रखा। हो गया? क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? ये बात बहुत विशेष, ये वाला बड़े एग्जाम में तो आता, बड़े एग्जाम में तो ये पूरा आता है। जैसे तुम कोई डबल हो या उस एग्जाम में बैठ रहे हो तो प्रश्न आएगा कि आलू में ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए कैसी वातावरण की परिस्थितियां चाहिए, तो लघु दिवस और सुपरवाइजर में खाली यही आता है कि कितना तापमान चाहिए, 17 से 19। ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रेड में आ रखा, मैंने बताया था उस दिन कि कंद निर्माण कब बंद हो जाता है, जैसे ही तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। और ये मैंने आपको कहा था ये विशेष परिस्थिति, उस समय कहा था कि ये परिस्थिति छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको पढ़ोगे तो। जहां दिन बड़े होते हैं, जब दिन बड़े होते हैं तब तापमान कभी कम नहीं रहते। जैसे दिन बड़े कब होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून। तो मार्च अप्रैल मई जून में तो धूप रहती है, तो दिन तो वहां बड़ा है लेकिन तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। लेकिन ये कंडीशन उत्तर भारत में मिलती है, हिमालय साइड में। जहां पे आज की तारीख में देखोगे तो तापमान तो बर्फ वगैरह उसकी वजह से कम ही रहता है, लेकिन वहां दिन तो बड़े है ना, अभी दिन तो बड़े चल रहे हैं लेकिन तापमान कम है, तो वहीं पर फूल आते हैं, इसके और फूल नहीं आते। अब हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ एंटर करने वाले हैं। अब आप लोग एक लिखो, इसकी खेती जो होती है आलू की, कि आलू की खेती 90 से 95% तक जो होती है वो मैदानी क्षेत्रों में होती है, जहां पे समतल एरिया है, मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में खेती होती है, जहां पर इसकी बुआई करने का समय है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पूछे कि इसकी खेती की जाती है तो 90 से 95% आलू मैदानी क्षेत्रों में ही होते हैं, जहां समतल क्षेत्र है भारत, और वहां पे बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई करते हैं, जैसा कि बाकी फसलों को करते हैं। परंतु लगभग 5 से 10% के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में होता है आलू, पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो वहां बर्फबारी होती है, तो ऐसे में वहां पे बुआई का समय है मार्च अप्रैल। तो वो लोग मार्च अप्रैल में बोते हैं, और वहां पर जो है फिर वो अगस्त तक, सितंबर तक जो है, जुलाई तक, सितंबर तो नहीं जाता, लगभग 4 महीने लगते हैं इसको। तो फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में इसको हार्वेस्ट करते हैं। बस इतना ही लिखना। अब हम काम की चीजों की तरफ पढ़ रहे हैं और ज्यादा, सही नहीं? सुपरवाइजर का टेस्ट तो नहीं है अभी, टेस्ट संडे को, इस संडे को है, तो इस संडे को तो अनफेंड पेपर है। फिर तो क्या देना है तुम्हें? एक तो आम की किस्में, अंगूर, जो भी सिट्रस में थोड़ा बहुत, पहले सिट्रस नहीं दिया था, सिट्रस दे दिया था। अब फिर आज शुक्रवार तक जो भी पढ़ेंगे वो भी आएगा। ठीक है, पुराना कौन बिल्कुल भूल चुके हैं, नींद बटा सन्नट, पुराना जो पढ़ा रखा मैंने वो सब भूल, कौन कौन भूल गया? सब हाथ खड़ा, सब भूल गए, शाबाश। ऐसे भूल जाना, वापस भी मत पढ़ना उसको। अब इसका टॉपिक डालो, महत्वपूर्ण बिंदु। बेटा अब पॉइंट लिखो, महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम कुछ अच्छे पॉइंट पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश। सबसे पहला आपको बिंदु लिखना है, इसमें लिखो ऐसे टीपीएस, पहला बिंदु लिखो टीपीएस, और मैं समझाऊंगा जिसको सुनना। इसको बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड को बोला जाता है सत्य आलू बीज, सत्य आलू बीज, सत्य आलू बीज। तो पहला बिंदु है सत्य आलू बीज। अब देखते हैं कि सत्य आलू बीज किसको कहते हैं। अब सबका ध्यान इधर देखो। बात ऐसी है कि वैसे तो आलू की हम जो बुआई करते हैं वो बुआई हम कंद के द्वारा करते हैं। किससे करते हैं? जैसे आलू की जो हम बुआई करेंगे, मान लो कि हम कर रहे हैं बुआई, आलू की बुआई कर रहे हैं, तो आलू की बुआई करने का एक तरीका तो क्या है? सत्य आलू बीज। क्या है गाइस? सत्य आलू बीज है। और एक तरीका क्या है? कंद द्वारा। आलू के कंद नहीं होते क्या? तो कंद से भी हम लोग बोते हैं। तो बुआई करने के 2 तरीके हैं। तो पुराने टाइम से तो इससे कर रहे हैं हम लोग, कंदों से, कंद से कर रहे हैं। तो कंदों में आप लोग याद रखेंगे, कंद में 2 चीजें हैं। अगर आप 25 ग्राम का एक कंद काम में लेते हो तो आपको 15 से 20 क्विंटल ट्यूबर चाहिए 1 हेक्टर में। कितने चाहिए? 1 हेक्टर के अंदर 15 से 20 क्विंटल का मतलब 15-20 बोरी, अगर 25 ग्राम का टुकड़ा बोने के लिए काम में लेते हो। अगर आप
से 40 ग्राम का टुकड़ा काम में लेते हो तो ऐसे में चाहिए 25 से 30 क्विंटल। कितना चाहिए? 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। आपको दोनों में से एक याद रखना है, अगर तो ये नीचे वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रश्न आ सकता है कि 1 हेक्टर में आलू की बुआई करने जा रहे हैं तो उसमें कितने कंद चाहिए? तो 2.5 से 3 टन। कितने चाहिए? 2.5 से 3 टन। तो बुआई का तरीका एक तो जो कि हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, किससे कर रहे हैं अपन? कंद यानी ट्यूबर से कर रहे हैं। एक आजकल आ रहे हैं सत्य आलू बीज। क्या आ रहा है गाइस? आलू के अंदर ये जैसे आलू है, ये आलू में कंद तो जमीन के अंदर बैठते हैं, बाकी आलू के अंदर आता है फूल। आलू का फूल होता है द्विलिंगी। कैसा होता है? नर्मदा दोनों होते हैं उसमें। स्वपरागन होता है। क्या होता है आपस में? स्वपरागन होता है। और उसके अंदर फिर बीज बनते हैं। एक छोटा सा फल आता है, उस फल को हम कुचलते हैं और उसमें से बीज छान के निकालते हैं। बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। तो ये जो बीज होते हैं बहुत छोटे बीज, तो 1 ग्राम जो बीज होता है, 1 ग्राम, उसके अंदर 1500 से 2000 बीज होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 1500 से 2000 बीज। तो सत्य आलू बीज 1 ग्राम में कितने बीज हैं? 1500 से 2000 बीज। तो 1 हेक्टर में अपने को अगर इसकी बीज दर काम में लेनी है, इसकी बीज दर कितनी होती है? तो इसकी होती है 100 से 150 ग्राम। कितनी होती है गाइस? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टर। ये प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि सत्य आलू बीज की 1 हेक्टर में कितनी बीज दर है। अगर कंद बो रहे हो तब तो कितनी है? 25 से 30 क्विंटल, जो कि बहुत होता है। अरे होता नहीं होता? और यहाँ पे खाली 100 ग्राम फर्क है ना। तो क्रांतिकारी परिवर्तन। इसकी पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। ये सत्य आलू बीज जो विकसित किया है, ये किसने किया? तो इसको विकसित किया है डॉक्टर रामानुजन ने। किसने किया? तो इसको विकसित करने का काम किया है डॉक्टर रामानुजन। किसने किया? डॉक्टर रामानुजन ने ये कॉन्सेप्ट विकसित किया कि हम इसको संकरण करा करके हम इसके बीज से जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे से बीज निकलते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे, अपन इसको बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड। ये तो ये आलू में आ रहे हैं फूल। ये है फूल। किधर गए? ये आलू पोटैटो यानी आलू, फ्लावर यानी फूल। सही नहीं? आलू का फूल। ये इसके फल है बेरी। टमाटर के बेरी होते हैं तो सोलने से कुल में फल बेरी होते हैं। और ये इस बेरी से निकलने वाले बीज है छोटे छोटे। जूम करके फोटो ले रखा है, बाकी और छोटे छोटे होते हैं। 1 ग्राम में कितने आते हैं? 1500 से 2000 बीज आते हैं। इसका मतलब देखो कितने छोटे हैं। तो इनकी पहले नर्सरी में उगाते हैं, फिर इसको खेत के अंदर लगाते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। क्या तुम याद रख पाओगे? बहुत अच्छा। अब हम लोग, ये तो एक बिंदु रहा, पहला महत्वपूर्ण बिंदु हो गया ट्रू पोटैटो सीड। दूसरा जो बिंदु है उसको हम लोग कहते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। क्या कहते हैं? देखो सेम है, सीड प्लॉट टेक्निक। उल्टा बोलोगे तब। ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन है अलग है। उल्टा पढ़ना नहीं है, चलिए उल्टा इधर से पढ़ना आप लोग। तो ट्रू पोटैटो सीड, सीड प्लॉट टेक्निक। क्या कहते हैं इसको? हाँ बोलो, सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक ये आपको याद रखनी पड़ेगी। सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक कुछ नहीं है। क्या है गाइस? सीड प्लॉट टेक्निक कुछ नहीं है। आगे वाले पेज पे ले लूंगा इसको, तो इस वाले पॉइंट को यहां ले लेते हैं। सीड प्लॉट टेक्निक। वापस लिख रहा हूं अगेन, सीड प्लॉट टेक्निक। तो मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो आलू में समस्या है वो है मोजेक वायरस। किसकी है? आलू में सबसे बड़ी समस्या है मोजेक वायरस। उस मोजेक वायरस को फैलाता है एफिड। कौन फैलाता है? एफिड फैलाता है। तो जितने भी आलू के बीज होते हैं या जो कंद होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं एफिड के द्वारा, मोजेक के द्वारा। तो एक जगह से दूसरी जगह आलू को ले जाते हैं तो वायरस भी साथ में जाता है। तो ऐसे में फिर वो वायरस फ्री पौधे अपने को बीज मिलते नहीं है। कहीं पर भी आलू कहीं पर भी ले रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सारे में वायरस द्वारा संक्रमित है। तो ये टेक्निक बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मोजेक वायरस फ्री, वायरस मुक्त बीज तैयार करना। बीज का मतलब कंद के रूप में जो बीज होता है वो तैयार करना, इसका उद्देश्य। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ के साइंटिस्ट डॉक्टर पुष्कर नाथ ने देश में 5 जगह ऐसी ढूंढी जहां पर एफिड बहुत कम रहता है। 5 जगह कौन कौन सी? जनरल नॉलेज के लिए बताना, बोलो। पटना बिहार, जालंधर पंजाब, ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड मोदीपुरम। कहां पर है? मोदीपुरम उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? ये चारों जगह ऐसी ढूंढी है जहां पर प्राकृतिक रूप से एफिड कम होता है। क्योंकि एफिड तो फैलाएगा इस रोग को, भाई वायरस अपने आप थोड़ी फैल, वायरस को तो एफिड फैलाता है। तो एफिड की पॉपुलेशन यहां पर प्राकृतिक रूप से कम होती है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने इतने बड़े बड़े जमीनें ले रखी हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ने, सरकारी जमीन है, वहां पर ये आलू उगाते हैं और आलू में शानदार आलू तैयार करने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी एफिड वैसे तो कम है इन जगहों पर, पहले से एफिड कम है। और एफिड का अटैक कब होता है? जनवरी महीने में। कब होता है गाइस? दिसंबर जनवरी में एफिड, जो मोइला नहीं होता, मोइला, उसकी बात हो रही है, तो वो उस समय ज्यादा रहता है। उसके अलावा कोई एफिड आ भी गया तो दवाई छिड़क देते हैं। और जैसे ही कंद निर्माण हो गया, जैसे कंद निर्माण का काम हो गया, अब इसके ऊपर से क्या करते हैं, इस भाग को हटा देते हैं। जैसे ये कंद निर्माण हो चुका है, अब क्या 10-15 दिन बाद में हम क्या करेंगे, आलू को खोद लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, जो भी पौधे का वायवीय भाग नहीं होता, इसको भी काट देते हैं या 2,4-D छिड़क देते हैं, ताकि भाई एफिड आएगा तो डायरेक्ट नीचे थोड़ी जाए, एफिड तो पत्तियों पे लगता है। तो उस एफिड से बचाने के लिए इसको ऊपर से काट देते हैं। इस काटने की प्रक्रिया को डीहोल्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीहोल्मिंग। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एफिड से बचने के लिए, वायरस को रोकने के लिए पौधे के वायवीय भाग को हटाना क्या कहलाता है? डीहोल्मिंग कहलाता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे।
अब ऐसी हर चीज का ध्यान रखते हुए यहां पे आलू के कंद तैयार किए जाते ऐसी हर चीज का ध्यान रखते हुए यहां पे आलू के कंद तैयार किए जाते हैं। इन कंदों को बोलते हैं प्रजनक बीज। क्या बोलते हैं? प्रजनक ब्रीडर सीड होता है। ये शानदार आलू निकल गया। अब इन आलू को क्या करते हैं पूरे देश में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और स्टेट इंस्टीट्यूट जितने भी है इन सबको भेजा जाता है। इन सब जगह पे मिलाकर लगभग 1500 टन आलू पैदा करते हैं। कितना करते हैं? लगभग 1500 टन। और उसको पूरे देश में भेज देते हैं। फिर वो अगले साल उस आलू को उगाते हैं और उसको उगाने के बाद में जो अगले साल निकलता है उसको किसानों को बांट। तो इसमें फिर वायरस नहीं रहता है, ना के बराबर रहता है। तो ये जो टेक्निक है आपको इसमें खाली क्या याद रखना है कि इस टेक्निक का विकास किसने किया? तो डॉक्टर पुष्करनाथ ने। किसने किया? डॉक्टर पुष्करनाथ। डॉक्टर पुष्करनाथ ने ये टेक्निक डेवलप की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वायरस फ्री, विषाणु मुक्त कंद तैयार करना। कंद मतलब बीज के रूप में, ठीक है ना, बीज तैयार करना। क्या तुम समझ गए? बस ये 2 पॉइंट इसके खास है। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो सीड प्लॉट टेक्निक, ट्रू पोटैटो सीड। बोलो सत्य, राम, राम नाम सत्य, या जो सत्यवादी भगवान राम। तो इसमें उल्टा पुल्टा नहीं हो, इसलिए याद रख। सत्य आलू बीज किसने विकसित किया? राम से याद रखना, रामानुजन। और सीड प्लॉट टेक्निक किसने करी? पुष्करनाथ। आपको इसको लिखना है, ये वाला जो वो बुआई वाला भी लिख लेना, क्योंकि दोनों चीजें बुआई के काम में आ रही। सही नहीं? लिख लोगे? तो मैं तो बिंदु में एक बिंदु या दूसरा ये इधर भी लिख लेना साथ में। वो कुछ नहीं उतारना ज्यादा, खाली ये 2 पॉइंट लिखना थे, वो जनरल नॉलेज। डी होल्मिंग तीसरा पॉइंट, ए बी और सी। तीसरा है डी होल्मिंग। लिखो, पौधे के वायवीय भाग को हटाना, पौधे के वायवीय भाग को हटाना ताकि एफिड के प्रकोप को कम किया जा सके, ताकि एफिड के प्रकोप को कम किया जा सके। मैं बोल रहा हूं वापस, पौधे के वायवीय भाग को हटाना ताकि एफिड के प्रकोप को कम किया जा सके। ठीक है, ये डी होल्मिंग आलू में की जाती है, याद रखना। अगला पॉइंट लिखो एक और। अब 3 पॉइंट हो गए, अब चौथा 4th पॉइंट लिखो बेटा। एक पॉइंट लिख रहा हूं सुबेराइजेशन। एक पॉइंट लिख रहा हूं चौथे नंबर पे, सुबेराइजेशन। सुबेराइजेशन भाई, एक तो था टुबेराइजेशन, एक है सुबेराइजेशन। अब सुबेराइजेशन को शॉर्टकट में जान लेना आप, एक ही लाइन लिख लेना इसके आगे, सुबेराइजेशन। एक तो टुबेराइजेशन का मतलब होता है कंद निर्माण, ठीक है। सुबेराइजेशन का मतलब होता है कि आलू जो होता है, आलू जो होता है, इस आलू को जब हम लोग खेत से इसको खोदते हैं तो इसके जो ऊपर से छिलका होता है थोड़े थोड़े घाव हो जाते हैं। क्या होता है गाइस? छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। तो आलू के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसको बोलते हैं सुबेरीन। क्या कहते हैं? सुबेरीन। तो अगर हम आलू को एक निश्चित तापमान पे भंडारण करें, निश्चित आर्द्रता पे, तो आलू में वो घाव वापस भर जाते हैं। तो वो घाव को बोलते हैं वुंड, WOUND। क्या बोलते हैं गाइस? वुंड का मतलब। तो आलू में घाव भरने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? सुबेरीन। आगे लिखो, आलू में खुदाई के दौरान, आलू में खुदाई के दौरान हुए घावों को ठीक करने की प्रक्रिया। आलू में खुदाई के दौरान हुए या बने घावों को ठीक करने की प्रोसेस या प्रक्रिया। आलू में खुदाई के दौरान हुए घावों को भरने की प्रक्रिया, वो क्या बोलते हैं? सुबेराइजेशन। अब इसमें कैसी कंडीशन चाहिए? तो 90 से 95% तो चाहिए आर्द्रता। क्या चाहिए? RH, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसके ऊपर भंडारण करते हैं इसको, तब जाकर के ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आलू के अंदर 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है इसको किया जाता है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो गाइस, अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाश, गुड। अब हमने 4 पॉइंट लिख लिए, 5वां पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट लिखो। ओके, सबने लिख लिया था। अब लिखो, भंडारण के समय होने वाले फूटान को रोकने हेतु, भंडारण के समय होने वाले फूटान को रोकने हेतु, बस ऐसे 5वां पॉइंट लिखना है। भंडारण के समय होने वाले फूटान को रोकने हेतु हम जो रसायन काम में लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्प्राउट सप्रेसेंट। जो सप्रेस करने का मतलब है रोकना, सप्रेस करना, दबाना, रोकना है। तो जो रसायन हम काम में लेते हैं उनको बोलते हैं स्प्राउट सप्रेसेंट। अब स्प्राउट सप्रेसेंट कौन से? वो 2 है जो कि पहले बता रखे, मैंने वापस लिख रहा हूं, देखो। एक तो है CIPC और एक है जिसको कहते हैं मेलिक हाइड्रोजाइट। एक तो है मेलिक हाइड्रोजाइट गाइस, एक तो है मेलिक हाइड्रोजाइट,
जो बाजार में मिलता है स्प्राउट स्टॉप के नाम से, स्प्राउट स्टॉप के नाम से मिलता है, स्प्राउट स्टॉप। और CIPC बाजार में मिलता है क्लोरप्रोफाम के नाम से, क्लोरप्रोफाम, ठीक है, क्लोरप्रोफाम। लिखने हो तो और भी है, लेकिन ये दो मैंने, एक और होता है MCPA, MCPA भी काम में लेते हैं लेकिन ज्यादा याद नहीं रखना, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो MCP, ये दोनों आप मुख्य याद रखना। मेलिक हाइड्रोजाइड तो आ जाएगा सुपरवाइजर में, ये लो आ गया, ठीक है, और ये सही नहीं। तो ये रसायन हमने दो तो ऊपर वाले याद रखने, तीसरा एक्स्ट्रा है। मिथाइल ऑक्सीन एक प्रकार का, MCP एक प्रकार का ऑक्सीन है। मिथाइल साइक्लो वाला नहीं, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, शाबाश, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब मेरे को एक छोटा सा वीडियो दिखाना है तुम्हें, तुम पहले फटाफट करो इसको। उसमें लिखो उन्नत किस्में, या उससे पहले सोइल पीएच लिख लो। चलो सोइल लिख रहे थे, मृदा, जलवायु ठंडी थी, उसके अलावा सोइल पीएच जो है, मतलब ऐसी मृदा चाहिए जिसका पीएच 5.5 से 6.5 हो, वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सोइल हैविंग 5.5 टू 6.5 पीएच, वो मृदा इसकी खेती के लिए, हल्की अम्लीय मृदा अच्छी रहती है, ठीक है, ऐसा। अब टॉपिक डाल दो उन्नत किस्में। इसकी किस्मों से जनरली प्रश्न नहीं आता कभी भी, लेकिन कुछ मेन किस्में है वो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आप टॉपिक डालो उन्नत किस्में। उन्नत को बोलते हैं इंप्रूव्ड। बेटा यहां लिख रहे हैं अपन इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज का मतलब है उन्नत किस्में। अब उन्नत किस्में, इसमें भी 3 ग्रुप बना रखे हमने, अगेती, मध्यम और पछेती। सारी किस्मों में कुफरी शब्द लगता है पहले, तो इसलिए ये तो दिक्कत नहीं है कि कौन सी किसकी किस्म, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं इसका। तो एक तो यहां लिखना आपको अगेती, यानी कि अर्ली वेराइटीज, बीच में हम लोग लिखेंगे बेटा मध्यम किस्में, और लास्ट में लिखेंगे पछेती किस्में जो कि बाद में पकती है, ठीक है। इनमें जो है अगेती का मतलब थोड़ी जल्दी पक जाती है, मध्यम यानी थोड़े दिन बाद में, और पछेती का मतलब उसके बाद में। अगेती किस्मों में 4-5 किस्में लिख रहा हूं, वो याद करने की कोशिश करना। जैसे एक वैरायटी का नाम है कुफरी, क्योंकि कुफरी तो लगेगी, उसका नाम है कुफरी सूर्य, आप साथ में लिख सकते हो, वैरायटी है कुफरी सूर्य। एक तो है कुफरी सूर्य, एक है बेटा कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी, एक है कुफरी अशोका, कुफरी अशोका, कुफरी अशोका, और एक है गाइस जिसका नाम है कुफरी शीतमान, कुफरी शीतमान, और एक है कुफरी लवकार, कुफरी लवकार। जो इसकी जो कुफरी सूर्य किस्म है, ये वैरायटी अधिक तापमान को सहन करने वाली, अधिक तापमान सहनशील, अधिक तापमान को सहन करने वाली, अधिक तापमान सहनशील। जिसमें सूर्य नाम लिखा हुआ है उसमें पता ही चल रहा सूर्य यानी सूर्य, सूरज यानी तापमान। तो ये, तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा याद रखना। वैसे तो कुफरी लगते ही आलू की होती है, ये तो पता चल जाएगा। अगेती, मध्यम, पछेती किसकी, यहां से कभी कभी प्रश्न आ जाता है। ओके बेटा, तापमान तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बेशक अनशन तापमान है, और तापमान की वजह से हालतें बहुत खराब हो रही। इतनी गर्मी में कैसे जी। सुपरवाइजर तुम्हारी तो जिंदगी देखना अच्छी होने वाली है। खेतों में घूमोगे तुम लोग, गर्मी के मौसम में खेतों में जा जाके वहां से आपको सैंपल लेने पड़ेंगे, सॉइल सैंपल ले रहे हो, कभी कभी खेतों में पाइपलाइनें देख रहे हो, कभी बारिश के मौसम में तो आनंद आता है, लेकिन गर्मी के मौसम में हालतें खराब हो जाती है। मध्यम समय में पकने वाली किस्मों में आप सबसे पहले लिखो कुफरी बादशाह, बेटा लिखो कुफरी बादशाह, एक लिखो कुफरी बहार, और एक है कुफरी अरुण, कुफरी अरुण। ये कुफरी अरुण जो है, ये एक इसकी खास वैरायटी। कुफरी अरुण की ये विशेषता है कि ये, इसका जो छिलका होता है वो लाल रंग का होता है। तो लाल छिलका या बैंगनी, लाल बैंगनी छिलका, लाल याद रखो, या आप याद रखो बैंगनी छिलका, लाल या बैंगनी रंग का छिलका होता है, ऐसे लाल बैंगनी छिलका, लाल बैंगनी छिलका, ऐसा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर में आया हुआ प्रश्न है कि किसमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये लाल गुलाबी जो इसका रंग होता है बैंगनी, ये एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है, उसकी वजह से होता है। तो ये लाल वाली है, ये भी कभी कभी आ सकता है। कुफरी अरुण, अरुण, ठीक है, कुफरी अरुण। सर आप तो डरा रहे हो लगने से पहले, सत्य बता रहा हूं। हाँ, अरुण, लाल गुलाबी छिलका, बहार बादशाह। क्या कर, एलईडी नहीं चल रही, मैं क्या करूं, बटन दबाओ ना उसका, बस इतना सा काम। एक्सपर्ट हो तुम। बच्चे में एक दो किस्में लिखो अच्छी वाली। एक तो लिखो कुफरी मेगा, कुफरी मेगा, एक है बेटा कुफरी देवा, कुफरी मेगा, कुफरी देवा, और एक है कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सिंदूरी। ऐसे कुफरी सिंदूरी में भी सेम है, उसमें भी यही लाइन लिखना, लाल बैंगनी छिलका। कुफरी सिंदूरी में भी हम लिखेंगे लाल बैंगनी छिलका, ऐसे लाल बैंगनी छिलका, ऐसे कुफरी में। ओके, अब आगे लिखो। ये तो नॉर्मली किस्में होगी सारी। अब हम बात करें, जरा हम गर्मी में काले हो जाएंगे, काले तो हो जाओगे, तो वही तो बात।
छतरी लेना, लिखो अन्य किस्में। लेकिन धूप इतनी है, क्या करें। अब अन्य किस्मों में एक दो किस्में बहुत शानदार है, वो मैं बता रहा हूं, आप वैसे वैसे याद रखना, ठीक है। एक किस्म लिखो जिसका नाम है, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, है ना। अब लिखो, एक है कुफरी, कुफरी फ्राई सोना, कुफरी फ्राई सोना, और एक है कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना की पूरी सीरीज है, कुफरी चिप्सोना 1 2 3 4 ऐसा करके 5, 5 किस्में हैं। ये जो दोनों सीरीज वाली है, कुफरी फ्राई सोना और कुफरी चिप्सोना, ये चिप्स बनाने हेतु उपयुक्त। तो आप या तो इनको याद रख लो चिप्स हेतु अच्छी है, या इनको आप याद रखो प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, प्रसंस्करण हेतु, ठीक है, ऐसे लिखो, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए अच्छी। ओके। अब यहां पर बात यह कि भाई इंपॉर्टेंट तो है, अन्य किस्में जो भी लिख रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों तो है, ये खास। तो कौन सी चिप्स के लिए अच्छी, तो चिप्स होना या फ्राइज होना। अब जितनी भी कंपनी वाले लोग हैं, ये जो प्रसंस्करण की कंपनियां जो चिप्स बनाती है, वो साइंटिस्ट लोग को ये कहते हैं कि हमें ऐसी किस्में चाहिए जिनके अंदर शुगर की मात्रा कम हो। क्या होगा इस, जिनके अंदर लो शुगर हो, लो शुगर प्लस हाई ड्राई मैटर, यानी ड्राई मैटर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मतलब प्रोटीन या बाकी पोषक तत्व ज्यादा होने चाहिए, मतलब हाई ड्राई मैटर, ऐसे हाई ड्राई मैटर, हाई ड्राई मैटर ऐसे लिखना आप। तो जो भी प्रसंस्करण के लिए किस्में हैं, उनकी विशेषता ये होनी चाहिए कि उनमें शुगर तो कम होना चाहिए और उसमें शुष्क पदार्थों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे आपको लिखना है कि प्रसंस्करण के हेतु जो भी आलू की किस्में हैं, उनके अंदर शुगर की मात्रा कम होनी चाहिए और उनके अंदर बाकी पोषक तत्व और प्रोटीन वगैरह की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। तो लो शुगर एंड हाई ड्राई मैटर होना चाहिए, ऐसा आपको थोड़ा सा याद रखना है, लो शुगर एंड हाई ड्राई मैटर। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब मैं कह रहा हूं वैसे लिखना, ठीक है, ये तो हो गई। अब एक वैरायटी लिखो जिसका नाम है बेटा कुफरी मणिक, ऐसे लिखो कुफरी मणिक। कुफरी मणिक या कुफरी माणिक जो है, ये एक फेमस वैरायटी है बहुत ज्यादा, इसकी भी, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट थी ही, ये दोनों भी आप, ये वैरायटी भी बहुत खास। कुफरी मणिक वैरायटी की क्या खासियत है मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, कुफरी मणिक की ये खासियत है कि सबसे पहले तो ये इसकी बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, या फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, ठीक है, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, यानी ये फर्स्ट बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए विकसित की गई किस्म। पहला पॉइंट तो ये लिखना, बायो फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, पहले लिखो फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, इसका मतलब है जैव समर्थन, बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है जैव समर्थन, फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी। अब सुनो, बायो फोर्टिफिकेशन किसको कहते हैं, याद करो, बायो फोर्टिफिकेशन किसको कहते हैं, हाँ, लेकिन उसमें बायोटेक का प्रयोग करें ये जरूरी नहीं, मतलब तुम्हारा प्रश्न उत्तर तो तुम्हारा आधा सही, मतलब किसी भी फसल के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ानी। अब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर के टेक्निक काम में ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि कोई क्रॉप है, उसके अंदर पोषक तत्व बढ़ाने, विटामिन बढ़ाने, है ना, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी, एंथोसाइनिन की मात्रा बढ़ानी, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ानी। अब इसके लिए हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस भी काम में ले सकते हैं, जैसे कृषि क्रियाएं जो नहीं होती, कृषि क्रिया, खेत में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा देना, खाद का ज्यादा प्रयोग करना, इंटरक्रॉपिंग करना, वो भी शामिल है। सेकंड, हम संकरण भी करा सकते हैं, दो किस्मों के बीच में संकरण करा के भी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं, मतलब जीन ऐसा बढ़ा दें हम उसके अंदर, जीन उलट फेर करके, जैसे गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के अंदर हमने विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ा रखी, तो गोल्डन राइस भी एक बायो फोर्टिफाइड राइस। क्या है, एक फूल गोभी की किस्म है, उसका नाम है पूसा बीटा केसरी, क्या नाम, उसमें भी बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो मतलब इसका यह है कि हम किसी भी टेक्निक का प्रयोग करके हम उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब इस आलू की इस किस्म के अंदर क्या बढ़ा रखा है, इसके अंदर बढ़ा रखा है एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व, क्या है गाइस, तो इसमें एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें ज्यादा है। कौन कौन से ज्यादा है, आयरन और जिंक, आयरन जिंक बाकी किस्मों से इसके अंदर अधिक है, नंबर 1। दूसरा, इसके अंदर एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा है, एंथोसाइनिन व कैरोटिनॉइड्स की मात्रा ज्यादा है, कैरोटिनॉइड्स इसके अंदर ज्यादा है, कैरोटिनॉइड्स अधिक, मतलब इसके अंदर एंथोसाइनिन की मात्रा बढ़ा के इसको बैंगनी या लाल रंग का छिलका बना रखा। तो ये प्रश्न आ रखा अपने जेट के अंदर भी आ रखा, बड़े एग्जाम में भी आता, जेट में भी आया कि कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें हमने पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा रखी है और एंथोसाइनिन और कैरोटिनॉइड्स की मात्रा जिसके अंदर बाकी किस्मों से ज्यादा होती है, उसका क्या नाम है, कुफरी मणिक, ऐसा लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ना, चलो आगे लिखो। अब अगली वैरायटी लिखो, एक वैरायटी और है जो आयरलैंड से आई हुई किस्म है, उस वैरायटी का नाम है बेटा अप टू डेट, ऐसे लिखो अप टू डेट, वैरायटी का नाम है अप टू डेट। अप टू डेट वैरायटी जो है स्टूडेंट्स, अप टू डेट, उसके आगे लिखना है इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरलैंड। तो ये जो है
आयरलैंड से इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। आयरलैंड जो है, यूरोप के अंदर आयरलैंड है ना, आयरलैंड, तो उस आयरलैंड से आयातित किस्म अपने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर रखा, तो आयरलैंड से इंट्रोड्यूस वैरायटी अप टू डेट। तो ये अन्य किस्में जो भी 3-4 लिखी हुई इंपॉर्टेंट, पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। अब बेटा वहां लिखो, अब सबसे पहले लिखो कीट। पौध संरक्षण में सबसे पहले हम कीट पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक दो कीट बहुत विशेष, उसमें सबसे पहला आपको बेटा कीट लिखना है जिसको कहते हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ। बेटा बोलते हैं इसको पोटैटो ट्यूबर मॉथ, फेमस, इसको लिख रहा हूं मैं, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पोटैटो पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, ऐसे है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। तो पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो है, ये एक ऐसा कीड़ा है जो खेत में भी नुकसान पहुंचाता है, प्लस घर पे भंडारण कर दो तो भी नुकसान पहुंचाता है। खेत प्लस भंडारण दोनों जगह नुकसान, खेत प्लस भंडारण दोनों जगह नुकसान, ऐसे लिखो दोनों जगह नुकसान, दोनों जगह नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न आता है, बड़े एग्जाम में आता है, निम्न में से कौन सा ऐसा कीट है जो खेत एज वेल एज भंडारण दोनों ही जगह नुकसान पहुंचाता है। जनरली ऐसा होता है या तो खेत में लगता है, भंडारण में लगने वाले कीट अलग होते हैं, लेकिन ऐसा कीट दोनों जगह लगता है, ट्यूबर को खाता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं थोरीमिया ओपरकुलेला, इसका नाम होता है गाइस थोरीमिया, थोरीमिया, क्या बीमारी है ये, ऐसे लिखो थोरीमिया ओपरकुलेला, थोरीमिया ओपरकुलेला, थोरीमिया ओपरकुलेला इसका नाम है, थोरीमिया ओपरकुलेला। ये पोटैटो ट्यूबर मॉथ है सबसे पहले। तो ये मॉथ है तो इसकी लट होती है ना, वो लट, मॉथ है तो इसकी लट होती है कैटरपिलर, वो लट क्या करती है, जो आलू होता है उस आलू को खा जाती है, तो आलू को खुरचती रहती है, धीरे 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 से खाती रहती है उसको, तो ये है लट। तो इसका नाम होता है पोटैटो ट्यूबर मॉथ का थोरीमिया ओपरकुलेला। क्या होता है गाइस, थोरीमिया ओपरकुलेला। दूसरा वाला नॉर्मल है कीट, वो सेकंड लिखो, जिसका नाम है कटवर्म। गाइस उस कीड़े का नाम है कटवर्म, जो कि पौधे को ही काट देता है जमीन से। इसका नाम होता है एग्रोटिस एप्सिलॉन, इसका नाम है एग्रोटिस, एग्रोटिस एप्सिलॉन, एग्रोटिस, एग्रोटिस एप्सिलॉन, ऐसे लिखो एग्रोटिस एप्सिलॉन। तो ये कटवर्म है जो कि आलू का जो प्लांट होता है उस प्लांट को नीचे जमीन के स्तर से ये काट देता है। तो कटवर्म का काम होता है पौधे को काटना है, तो नीचे से काट देता है। तो कटवर्म की जो लट होती है, यू नो लट, ये लट इसको यहीं से कट कर देते, तो कटवर्म पौधे को कट करने का काम, एग्रोटिस एप्सिलॉन, ठीक है। दो है, उनमें से सबसे मुख्य कीट कौन सा है जो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान के लिए जिम्मेदार है, वो है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। एक जो कल मैं आपको बता रहा था भाई, इसके अंदर लगता है एफिड, क्या लगता है गाइस, तो एफिड भी लगता है, जिसको कहते हैं माइजस पर्सिकी, ऐसे लिखो माइजस, माइजस पर्सिकी। और ये जो है बेटा, ये मोजेक वायरस को फैलाता है, ये है मोजेक वायरस का वाहक, मोजेक जो कि इसका मुख्य रोगों में से एक है मोजेक वायरस। तो मोजेक वायरस, मोजेक वायरस का वाहक, तो ये बेटा मोजेक वायरस का वाहक कीट, ठीक है। तो मोजेक वायरस कल हमने पढ़ा था, तो वो मोजेक वायरस का को एक जगह से दूसरी जगह, ये एफिड, एफिड का मतलब मोइला होता है, मोइला, मोइला चेपा, एफिड। अलग अलग प्रकार के एफिड होते हैं, जैसे तुम एक एफिड का नाम बताओ, हाथ खड़ा करना, बोलना मत, बताओ जो केले में लगता है उस एफिड का क्या नाम है, हाथ खड़ा करो। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, क्या नाम है, अब हाथ खड़ा करो। सिट्रस में लगने वाला एफिड का क्या नाम, सिट्रस एफिड, बताओ बताओ, कोई नहीं बताए। टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, क्या नाम है, हाँ ये पढ़ना रहता है घर पे जाके, ये टेस्ट में भी दिया था मैंने, तुम भूल गए, लेकिन नाम अजीब नहीं होता ये नहीं बोलने में कुछ नहीं, उसमें एक कारण है, उसमें जब तक आप इनको बार बार नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे, 100 बातों के एक बार। चलो उसका तो अजीब है, दूसरा बोल रहा हूँ, हाथ खड़ा करो। लीफ माइनर होता है सिट्रस में, मैंने कहा ना ये तो आएगा सुपरवाइजर में, कम से कम मैंने जहां जहां बोला सुपरवाइजर 2026 वो तो याद रहे। बताओ लीफ माइनर लगता है जो उसको सिट्रस कैंकर को फैलाता है, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, क्या नाम है, चलो एक और बताया था, नींबू की तितली, पेपिलियो डेमोलियस, क्या है, गुड गुड। अब आप लोग लिखो कीट, ये तो रोग, कीट मतलब सॉरी कीट हो गया, अब लिखो रोग, ये कीट हो गए, अब लिखेंगे रोग। बेटा अब लिखो, शाबाश, अच्छा करने की कोशिश, रोग लिखो डिजीज, डिजीज, पेपिलियो डेमोलियस, शाबाश। रोगों का इसमें थोड़ा लेवल रहेगा, इसलिए मैं जिस रोग को इंपोर्टेंट बताऊं वो आप लोग कर लेना। सबसे पहली बीमारी मेरे साथ ही लिखेंगे, उसको बोलते हैं ब्लैक स्कर्फ, ब्लैक स्कर्फ, एक बीमारी लिखनी है आपको, ब्लैक स्कर्फ, ACURF, ब्लैक स्कर्फ। और इस ब्लैक स्कर्फ जो है इसका नाम लिखना है राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। ये ब्लैक स्कर्फ है, एक बीमारी लगती है इसमें, कवक है ये ना, ये कवक, तो ये कवक जनित ब्लैक स्कर्फ, कवक जनित बीमारी,
और कवक का नाम लिखा है मैंने राइजोक्टोनिया सोलेनाई, जो है कवक। नॉर्मल बीमारी है, बहुत ज्यादा खास नहीं, लेकिन याद रखनी पड़ेगी अपने। अब अगली बीमारी लिखेंगे, लिखो अगेती अंगमारी। बेटा बीमारी लिखो अगेती अंगमारी ऑफ सोलेनेसी कुल की सब्जियों में सब में लगती है ना, अगेती अंगमारी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अर्ली ब्लाइट, फेमस है ये अर्ली ब्लाइट, इसका भी नाम पूछ सकते हैं, ये भी कई कई एग्जाम के अंदर आती है अर्ली ब्लाइट। कवक से होती है और कवक का नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। बेटा कवक का नाम है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। ये बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, इधर इधर से ये बोर्ड खराब हो चुका है यहाँ से, ये देखो नहीं यहां से गड़बड़ है मम्मी, सही नहीं, ऐसे लिखो अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है गुड, अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो अगेती अंगमारी होगी अल्टरनेरिया सोलेनाई। मुख्य रोगों में से एक आ गया अगेती अंगमारी। आलू के मुख्य रोगों में एक ये सोलेनेसी कुल की सब सब्जियों में लगता है। अगेती अंगमारी और पचेती अंगमारी अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो अगेती अंगमारी और पचेती अंगमारी तो हर एक सोलेनेसी कुल में कौन कौन आ रहा है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, आलू है, इन सब में। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी लिखनी है आपको तीसरे नंबर की, जिसको कहते हैं अपन पचेती अंगमारी, आलू की पचेती अंगमारी। बेटा लिखो आलू की पचेती अंगमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ आलू, लेट ब्लाइट। ये इसका सबसे मुख्य रोग है, लेट ब्लाइट इसका सबसे फेमस बीमारी है। अब ये भी कवक से होता है और उस कवक का नाम आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफोरा, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस ऐसे लिखो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, सबसे मुख्य रोग। तो ये अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आलू की पचेती अंगमारी। थोड़ी थोड़ी अगेती अंगमारी भी याद रखेंगे, लेकिन पचेती अंगमारी आपको याद रखनी ही पड़ेगी और कोई तोड़ नहीं। तो आलू की पचेती अंगमारी को अपन बोल रहे हैं फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। एक हमने पढ़ा था नींबू वर्गीय फलों में होने वाला गमोसिस और पपीता में होने वाला पदगलन, फाइटोफोरा पाल्मीवोरा, क्या नाम था उसका, फाइटोफोरा पाल्मीवोरा। तो यहां पर गाइस ये है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से आयरलैंड का अकाल पड़ा था, ये तो याद है तुम्हें। तो लिखो इसमें आयरलैंड का अकाल, आयरलैंड, आयरलैंड का अकाल। तो मतलब आयरलैंड के अंदर जो अकाल पड़ा था सन 1845 में, वो 1845 का अकाल आलू की फसल के खराब हो जाने के कारण पड़ा था, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। कितने लोग मरे थे, 20 लाख से ज्यादा लोग मरे थे आयरलैंड के अंदर। आज के पौने 200 साल पहले, कितने साल पहले, लगभग पौने 200 साल पहले वहां पर 20 लाख लोग भूखमरी के कारण मर गए। आलू वही, आलू पे डिपेंडेंट ज्यादा है। यूरोप में आज भी लोग बाग आलू ज्यादा खाते, तो आलू वहां का स्टेपल फूड है। पहले तो और हालतें खराब, अब 20 लाख लोग मरना आयरलैंड जैसे देश के लिए बहुत मायने रखता। भारत में 20 लाख मरे तो चलो कल अगले सप्ताह फिर टारगेट वापस पैदा कर ले हैं, लेकिन आयरलैंड तो छोटा देश, आयरलैंड कहां पर है, इंग्लैंड के पास में, कहां पर है, यूके के अंदर वो भी आता है, यूके के अंदर उसके साथ में उसको भी गिनता है आयरलैंड। अब आयरलैंड का अकाल किस बीमारी के कारण पड़ा, आलू की पचेती अंगमारी, याद रखना है। और कौन सा कवक उसके लिए जिम्मेदार है, तो फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। और बंगाल का अकाल किसके कारण पड़ा, तो एक लाइन लिखो इसी नोट के नीचे, एक नोट करके ऐसे जनरल नॉलेज के लिए लाइन लिखो और उसमें लिखो बंगाल का अकाल, जनरल नॉलेज के लिए लिखो बंगाल फेमाइन कहते हैं उसको, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए लिख रहे हैं बेटा, ऐसे लिखो बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल। तो बंगाल का अकाल जो था वो बना था या वो हुआ था धान का जो भूरी पत्ती धब्बा रोग होता उसके कारण, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग, भूरी पत्ती धब्बा रोग, ठीक है, ये बीमारी का नाम है। धान के अंदर ब्राउन लिप स्पॉट, और वो भी कवक से होती है। और उस कवक का नाम तुम्हें याद है, बताओ क्या है, किस किस को कवक का नाम याद है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइस, क्या नाम था। तो इस बीमारी के पीछे जो कवक है बेटा, उस कवक का नाम है, लिखना है आपको हेलमिंथोस्पोरियम ओराइस, ऐसे लिखो हेलमिंथो, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइस, ऐसे लिखो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइस, कवक का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइस, ठीक है। तो अपने को ये भी याद रहे। आलू की पचेती अंगमारी के साथ में आपको लिखना है, क्योंकि आलू वाली की वजह से तो आयरलैंड का अकाल और उसके साथ में बंगाल का अकाल भी पूछते हैं। तो धान का ब्राउन लिप स्पॉट कवक था जिसका नाम था, वैसे तो इसके ऊपर तो कई किताबें भी लिखी हुई। बंगाल का अकाल, बंगाल तो अपने इधर ही तो है, बंगाल भारत में, पता तुम्हें। हाँ, ये बात है 1843 की, कब की बात है, 1842-43। भारत छोड़ो आंदोलन 1900, सॉरी 1800 नहीं रहे, 1800 थोड़ा पुराना, 1942-43, 1942-43। इसके लिए जिसको जिम्मेदार मानते हैं ना, जिस व्यक्ति को, वो था लॉर्ड चर्चिल, क्या नाम था, भारत का वॉइस रहता उसमें। तो कई लोग तो कहते हैं कि वास्तव में धान का भूरी पत्ता दबा रोग इसके लिए जिम्मेदार था। इसके मल्टीपल कारण बताते हैं। उस व्यक्ति को इसलिए बताते हैं कि उस जब भूखमरी की स्थिति चल रही थी ना, कि हाँ भाई इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई, पानी वानी कुछ नहीं है, फसलें सब खराब हो रही है, तो भी उसने यहाँ से जो कच्चा माल वो इंग्लैंड भेजता था,
उसने उसमें रोक नहीं लगाई, मतलब सारा प्रोडक्ट जो बंगाल से भर के जाती थी गाड़ियां, उसकी रेलगाड़ियां, उन सब के अंदर वो जा ही रहा था। क्या तुम समझे? तो एक प्रश्न और आता है बड़े एग्जाम में, तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बंगाल के उस समय एक फसल का बड़ा रोल था, उसको अपन कहते हैं फेमाइन रिलीफ क्रॉप। किस फसल को हम लोग फेमाइन रिलीफ क्रॉप के नाम से जानते हैं? कि उस समय भाई अकाल तो बढ़ गया, लेकिन अकाल से बचाव वाली फसल कौन सी थी? तो शकरकंद। क्या नाम है? तो प्रश्न आता है कि कौन सी फसल को हम लोग फेमिन या फेमाइन यानी अकाल राहत फसल के नाम से जानते हैं? तो अकाल राहत फसल शकरकंद को, शकरकंद। तो आलू सब खराब हो गया तो शकरकंद से काम चला? काम नहीं ऐसा। आज की तारीख में पूरा अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा जो रिसर्च हो रही है वो हो रही शकरकंद को। शकरकंद की फसल कम पानी में होती और बहुवर्षीय फसल है, तो सबसे सस्ता कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। आलू से भी, आलू में तो फिर भी परिस्थितियां अनुकूल चाहिए। कितनी भी गर्मी के अंदर होने वाली फसल शकरकंद की नई नई किस्में विकसित हो रही। तुमने अफ्रीका के अंदर देखना, लोग आज शकरकंद खाते रहते हैं, वो कुपोषण के शिकार नहीं होते बच्चे, शकरकंद ही रहता है उनके हाथ में जनरली। नहीं देखा तुमने लाइट पोल्यूशन तो तुम्हें पता ही नहीं, वो कैसे पता रहेगा? बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए तुम्हें, बहुत सारी चीजें। आपको एक टाइम में, देखो मैं आपको आइडिया बताता हूं। आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपको उस पर क्या करना है? एक तो आज तक, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज तक न्यूज चैनल, एनडीटीवी, बीबीसी और लल्लन टॉप। क्या है गाइस? लल्लन टॉप। ये न्यूज चैनल आपको उस पर फॉलो करने बस। आप इन 4 या एक आधा कोई और ले लो तुम्हें जो ठीक लगे, तो 5 न्यूज चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है? अब आप पूरे दिन जब रील देखोगे ना, ऐसे देखोगे, तो आपके न्यूज वाली रील आना स्टार्ट हो जाएगी। और आप जैसे ही इसको ओके करोगे तो उसकी न्यूज वाले का पूरे दिन पोस्ट करते रहते हैं अपडेट, तो आपको पूरा देश दुनिया का अपडेट पता चलता रहेगा कि आज कहां हुआ, आज सोनम ने किसका मर्डर किया, क्या है, वो सारे आते रहते हैं। भाई आप एक चीज को समझे तो सही, चौथी बीमारी इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं वर्ट डिजीज, WART, वर्ट। वर्ट या कभी कभी इसको वार्ट भी बोलते हैं, इसकी हिंदी कुछ भी आ सकती है। अब देखो इस कवक का नाम लिखो बेटा, ये कवक खास है, थोड़ा विशेष। इसका नाम लिखो सिनकाइट्रियम, ऐसे लिखो सिंचिट्रियम, सीधा लिख दो, ऐसे लिखो सिंचिट्रियम। अरे यार ये बोर्ड एक तो यहां सही नहीं चल रहा है। इस कवक का नाम इधर लिख लो, इस कवक का नाम लिखना जरूरी है, लेकिन ऐसे लिखो सिंचिट्रियम, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, एंडोबायोटिकम, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। ये इस कवक का नाम है, रिपीट करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, ठीक है? सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम या सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये बीमारी की क्या विशेषता है? देखो ये बीमारी की विशेषता है कि ये जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल को बोलते हैं वेस्ट बंगाल तक सीमित, ये उसी एरिया तक सीमित है बीमारी, ये उस एरिया में ही होती है। जो वर्ल्ड रोग है बेटा, ये बीमारी दार्जिलिंग जो है, जहां चाय ज्यादा होती है पश्चिम बंगाल में, उस एरिया में ही ये बीमारी होती है ज्यादा। तो वर्ल्ड रोग जो है खास बीमारी है इसकी, इसमें बिल्कुल अटपटा सा हो जाता है, बिल्कुल एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, अभी बताऊंगा फोटो एक। तो ये वर्ल्ड रोग कवक से होता है जिसका नाम है सिनकाइट्रियम या सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, एंड इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दार्जिलिंग हिल्स। जो दार्जिलिंग हिल है, पहाड़ियां है, वहीं तक सीमित। 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। तो जैसे कोरोना एक पेंडेमिक था, क्या था? ऐसी बीमारी जो बहुत व्यापक स्तर पर होती है, बहुत बड़े दुनिया भर में फैलती है, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ऐसी बीमारी जो एक क्षेत्र तक सीमित रहती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। क्या कहते हैं? तो ये एक एंडेमिक डिजीज। अब दूसरा एक बीमारी और लिखो, बीमारी नहीं है वो, एक तरीके से निमेटोड है। क्या है? तो वो भी इंपॉर्टेंट है, नाम लिखो उसका, गोल्डन सिस्ट निमेटोड। गाइस ऐसे लिखो, गोल्डन सिस्ट निमेटोड, गोल्डन सिस्ट निमेटोड, गोल्डन सिस्ट निमेटोड। तो गोल्डन से आपको ग्लोबोडेरा याद रखना है। इस निमेटोड का भी नाम होता है जो कि खास है, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। ऐसे लिखो, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। ग्लोबोडेरा है ना? अरे यार मैंने क्या लिखा, सही तो लिखा, ये बे पढ़ दोगे, इसको सही पढ़ना रे, ग्लोबोडेरा है ना, ग्लोबोडेरा ऐसे है, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। क्या हमने कुछ पढ़ा? अब इसमें लिखो, ये पूरा हो गया, ठीक है? इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, बेसिक से लेकर कठिन तक। मैं तो चाहता हूं कठिन पेपर आए। अभी सीयूटी के अंदर बच्चों का पेपर आता है, ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड रोग किसमें होता है? तो आलू में होता है, इतना याद नहीं रहता लास्ट तक, तो कम से कम इतना याद रहे। ये डब्ल्यू के अंदर 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि गोल्डन सिस्ट निमेटोड का क्या नाम होता है? तो जी से जी देखो, गोल्डन ग्लोबोडेरा, गोल्डन से ग्लोबोडेरा, गोल्डन सिस्ट निमेटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। लिख लिया सबने? चलो अब नीचे लास्ट में नोट करके एक लाइन लिख दो, लिखो, नोट करके लाइन लिख लो लास्ट में। आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु, आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु थायोयूरिया व जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। आलू के सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु थायोयूरिया प्लस थायोयूरिया व जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। थायोयूरिया व जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? थायोयूरिया व जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब चलो आगे, थायोयूरिया व जिब्रेलिक अम्ल। इसमें एक चीज और लिख सकते हो, जैसे ये जो लिखा ना आपने, ये वो लाइन में लिख लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड नहीं था,
ये भी एक जगह तक सीमित है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ऐसे लिखो, उसके आगे थोड़ा सा लिख लो, नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में कहां पर है? तमिलनाडु तक सीमित। ये भी उस एरिया तक ही होता है ज्यादातर। तो नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु तक सीमित। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक ही होता है, नीलगिरी हिल्स तक सीमित है, ठीक है। तो ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस जो है ये वहीं तक होता है। ये तो ये बीमारी तो दार्जिलिंग, तो वहां दार्जिलिंग में तो ये वर्ट है, और ये नीलगिरी। तो आपके उल्टा पुल्टा नहीं, इसलिए याद रख सकते हो। नीलगिरी से निमेटोड याद रखना, नीलगिरी निमेटोड क्या याद रखोगे? नीलगिरी तक निमेटोड है, कौन सा निमेटोड है? गोल्डन सिस निमेटोड। तो नीलगिरी तक कौन सा है? सीमित निमेटोड है, ऐसा। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या? इधर देखो, बोलो, ब्लैक स्कार्फ, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, अगेती अंगमारी, अल्टरनेरिया सोलेनाई, पचेती अंगमारी, फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। आयरलैंड का अकाल किसकी वजह से पड़ा था? आलू की पचेती। और बंगाल का अकाल धान का बोरीवती दबारो, उसका नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या है? आलू की पचेती अंगमारी की कोई प्रतिरोधी किस्म अगर याद रखना चाहो तो इसकी जो प्रतिरोधी किस्म है उसमें आप लोग एक दो किस्म याद रख सकते हो। जैसे एक तो है कुफरी स्वर्णा, एक तो है कुफरी स्वर्णा, और एक है कुफरी ज्योति, एक है कुफरी ज्योति। कुफरी स्वर्णा और कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्णा और कुफरी ज्योति जो है ये दोनों आलू की पचेती अंगमारी प्रतिरोधी किस्म है। आलू की पचेती अंगमारी प्रतिरोधी किस्म, आलू की पचेती अंगमारी प्रतिरोधी किस्म। ओके, अब इसमें आप लोग जैसे एक तो देखो गाइस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ट डिजीज। वर्ट डिजीज